हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट के कट किया गया है 25 बेसिक पॉइंट का, वो क्यों किया गया है, उससे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा और रेपो रेट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो क्यों जाता है। ओके, यानी कि उससे क्या है, व्हाट इज द रेपो रेट, इससे रिलेटेड चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो व्हाट इज द रेपो रेट, सबसे पहले हमें इस चीज़ पे बात करनी होगी कि रेपो रेट, ये समझना होगा कि रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है। ओके, इस चीज को हमें देखना होगा। तो अगर हम कीवर्ड्स पे जाएं, और हमेशा जब भी आप यूपीएससी में कोई यूपीएससी या पीएससी की तैयारी के लिए कोई भी यानी अगर डेफिनेशन तैयार करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स ढूंढिएगा, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस अगर डेफिनेशंस में अगर हम कीवर्ड्स देखते हैं तो शॉर्ट टर्म मनी, आरबीआई लैंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म लोन, मींस ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया जाता। शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन भी यहां पे आपको पता होनी चाहिए, 1 डे टू 14 डेज। ओके, और कमर्शियल बैंक को दिया जाता है, जो भी कमर्शियल बैंक रहते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज करके ही रेपो रेट के हिसाब से लोन ले सकते हैं। ओके, दैट्स द सिंपल थिंग। ओके, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर वर्ड कोई और सिक्योरिटीज लिखे रहेगा तो आप वहां पे, और अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन लिखा रहे तो भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को। ओके, सो अब सेकंड चीज हो जाती है, ये तो हुई रेपो रेट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है, हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि ये किस तरीके से लिक्विडिटी को, इन्फ्लेशन को और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट करता है, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। ओके, तो अगर इस चीज पे ध्यान दिया जाए तो आरबीआई, जो बैंक रहते हैं, जो रेपो रेट रहता है उसी के हिसाब से जो बैंक रहते हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं कि आपके लोन, अगर जो आप लोन ले रहे हो उस पे क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो रेपो रेट के हिसाब से डिसाइड होता है। ओके, यानी रेपो रेट और प्लस उनके जो डेली एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको इंक्लूड करके इंटरेस्ट रेट और उनका प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है और वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। सो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें तो जैसे ही अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा। ओके, अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो लोन हो गए महंगे, आपको उतने ही अमाउंट, यानी 1 लाख के लोन के लिए पहले अगर आप 10,000 रुपए साल दे रहे थे, तो अब एक अगर महंगा हो गया तो आप 1 लाख के लोन के लिए साल में 12,000 रुपए दे रहे हो। ओके, सो लोन हो जाएंगे महंगे। ओके, तो अगर लोन महंगे हो गए तो लोन की जो डिमांड रहेगी वो हो जाएगी कम। अब अगर लोन की डिमांड कम हो गई तो मार्केट में लिक्विडिटी वो हो जाएगी कम, और अगर लिक्विडिटी कम हो गई तो डिमांड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, ओके, वो रिड्यूस हो जाएगी, और जिसके कारण आपका इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो आप देख रहे हो रेपो रेट किस तरीके से आपके इंटरेस्ट रेट को इंपैक्ट करता है, और उसके कारण ओवरऑल लोन की डिमांड कम होने से लिक्विडिटी कम हो गई, लिक्विडिटी कम होने से जो कंजम्पशन है, ओके, कंज्यूमर प्रोडक्ट का या लैंड का, किसी भी चीज का, वो रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं पे अगर रेपो रेट कम कर दिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोन हो जाएंगे सस्ते। ओके, लोन कंपेरेटिवली हो जाएंगे सस्ते, यानी कि आपको 8,000 रुपए बस पे करना रहेगा। तो डिमांड बढ़ जाएगी लोन की, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी होने के कारण, बढ़ने के कारण टोटल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जिससे आपका जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ेगा। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो एक तरीके से प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा आपके मैन्युफैक्चरर को, ओके, जिसके कारण वो और भी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा यानी कि उनके प्रॉफिट में, इन्फ्लेशन एक तरीके से कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर वो इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर लिमिट में रहता है तो वो एक तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है आपके मैन्युफैक्चरर को। उनको ये पता चलता है कि मार्केट में डिमांड है,
तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तभी तो प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो एक पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को। ओके, सो इन्फ्लेशन को ऐसे नहीं लेना है कि हमेशा नेगेटिव होता है। अगर एक कंट्रोल लिमिट में होता है इन्फ्लेशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि अगर लिमिट से नीचे, इसलिए 2 to 4 की लिमिट रखी गई है, अगर 2% से नीचे हो जाएगा इन्फ्लेशन, तो एक नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरर को ये लगता है, वो कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिशियल है कि उसको सस्ते में चीजें मिल रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरर को लगेगा कि उसके प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो वो अपना प्रोडक्शन रिड्यूस कर देगा और लॉन्ग टर्म में वही चीज आपको महंगे मिलने लगेगी। इसलिए एक परमिसिबल लिमिट रखी गई है कि 2 to 4 में, क्योंकि अगर 4 से ऊपर हो जाता है आपका इन्फ्लेशन, तो फिर कंज्यूमर खरीदना बंद कर देगा। ओके, तो वो रीजनेबल एरियाज है। इसी कारण से अभी जो कंडीशंस थी, ये ध्यान में रख के कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेरेटिवली स्लो डाउन हुई है, उसको बूस्टअप करने के लिए ही इसको 25 बेसिक पॉइंट की इन्हें कम किया हुआ है। पहले था 6.25, तो अब हो गया है 6। ओके, सपोर्टिंग द ग्रोथ। ओके, तो लेकिन यहाँ पे जो आरबीआई ने इसके साथ दूसरा चेंज ये भी किया है कि जो उसका स्टैंस है, वो अब नेचुरल से ले की जगह पे अब अकोमोडेटिव होगा। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि होते क्या है। देखिए, जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, ये याद रखें कि ऐसे कीवर्ड्स को आपको ध्यान से समझना जरूरी होगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स ही यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि नेचुरल इंस्टेंस क्या होता है और अकोमोडेटिव क्या होता है। तो अगर नेचुरल की बात करें, तो आरबीआई नेचुरल में डाटा के हिसाब से काम करता है, कि जो डाटा बोलता है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल लिमिट में रहता है, तो उसी हिसाब से डिसाइड करता है कि हाँ, इन्फ्लेशन 4 सीपीआई 4% से कम है, तो हमें अब इसको कम करना चाहिए, और यानी हम रेपो रेट में कटौती कर सकते हैं। यानी जो भी डिसीजन वो लेगा, वो डाटा बेस्ड होता है। ओके, बट यहां पे अगर हम इसकी बात करें, अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव में वो एज अ बायस्ड काम करता है। ओके, उसको लोअर इंटरेस्ट रेट करना है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करना है। ओके, वो सीधे बोलता है कि चाहे डाटा कंपेरेटिवली थोड़ा सा हमारे लिए फेवरेबल ना हो, इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ भी रहा हो, तो भी हम रेपो रेट में रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है। ओके, सो दैट्स द मेजर थिंग। तो अकोमोडेटिव स्टैंस जो रहेगा, वो फ्यूचर में और भी होने के चांसेस हैं, अगर इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली कंट्रोल में रहा, यानी 6% से ऊपर नहीं गया। ओके, 2 to 4 है, फिर भी 6% तक आरबीआई लेके समझ लेता है। ओके, सो अगर वो इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल लिमिट में रहा, तो आरबीआई इस चीज को कंसीडर कर लेगा। ओके, तो अभी के रेट कट में क्या ड्राइवर्स थे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन हुआ है इस बार, वो फिर से रिवाइज होके 6.5 से रिड्यूस होके 6.2% हो गया है। तो ये एक नेगेटिव इंडेक्स हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कंपेरेटिवली ग्रोथ रिड्यूस हो रही है। इस क्वार्टर में फिर से प्रेडिक्शन किया गया, तो उसमें रिडक्शन देखा गया, तो एक नेगेटिव है। तो ये चीज को यहाँ पे ध्यान में रखा गया, उसके कारण, और साथ में एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, जिस ओके यूएस और चाइना के बीच में, वो भी, और वीक एक्सपोर्ट होने के कारण, ट्रेड वॉर के कारण, एंड कैपिटल आउटफ्लो इस ट्रेड वॉर के कारण कंपेरेटिवली स्लो डाउन हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि इंटरनल कंजप्शन को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, यानी जो हमारे यहाँ इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन अवेलेबल है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ कोविड के बाद ये देखा गया है कि ये सब शॉक देखने के कारण, ट्रेड वॉर, इन सब के कारण, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इनसाइड ऑफ द इकोनॉमी, वो कंपेरेटिवली रिड्यूस हुआ है। वो भी ये रेट कट में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले कर रहा था। ओके, सो इसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स यहाँ पे किए हुए हैं, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 3.6 यानी कंट्रोल लिमिट में रहा हुआ है। ओके, यानी आरबीआई का जो कंफर्ट जोन माना जाता है उसमें। फूड इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली इस क्वार्टर में 8.5% से रिड्यूस होकर 3.8% हो गया। दैट्स ऑल्सो अ कंफर्टेबल थिंग। ओके, ये भी एक की रोल प्ले किया हुआ है। और क्रूड ऑयल के प्राइस भी कंपेरेटिवली फेवरेबल हैं। 60 बैरल, नो वन एक्सपेक्टिंग कि इतना ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन 60 बैरल हो गया है। दैट्स अ फेवरेबल थिंग। ओके, सो इन सारी चीजों ने रेट कट को प्रमोट किया हुआ है। ओके, सो फ्यूचर में क्या हो सकता है, बढ़ेगा या कम होगा? तो अगर देखा जाए,
तो फ्यूचर में तो ये कम और होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम है कि जो रेट कट कर तो देता है आरबीआई, लेकिन वो प्रॉपरली जो बैंकों के द्वारा है वो कस्टमर्स तक प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ओके, उसका यूज बोरोवर्स ना करके बैंक खुद करने लगते हैं। यानी रेट कट तो हुआ तो उनका प्रॉफिट कंपैरेटिवली बढ़ जाता है और वो अपने लॉसेस जो पहले हो रहे थे उसको रिड्यूस करने में ये रेट कट का यूज करने लगते हैं। ओके, और वो उसको पास ऑन नहीं करते कंज्यूमर तक, और अगर कंज्यूमर तक वो पास ऑन नहीं होगा कि रेपो रेट कम हुआ, ओके, उस हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है तो इम्पैक्ट जो आरबीआई देखना चाहता है इकोनॉमी में वो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। ओके, सो इस कारण से आरबीआई डिफरेंट टूल्स भी यूज करता है और प्रॉपर गाइडलाइन भी करता है कि आपको टाइम टू टाइम पे रेपो रेट के हिसाब से अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस भी करना पड़ेगा। ओके, और उसमें सबसे लीडिंग रोल प्ले करता है एसबीआई। एसबीआई अपने उसमें डायलूट करता है, और ऐसा नहीं होता कि अगर 25 बेसिक पॉइंट हुआ है, कम हुआ है रेपो रेट, तो इंटरेस्ट रेट भी उतना ही कम हो जाएगा। ओके, वो अराउंड 0.15 या फिर 15 बेसिक पॉइंट के अराउंड ही कम होता है। ओके, और यहाँ पे ये चीज भी देखने वाली है कि फरवरी में भी आरबीआई ने यानी रेपो रेट में कट किया था 25 बेसिक पॉइंट का। ओके, जो अभी तक इंटरेस्ट रेट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो ये एक चैलेंजिंग एरिया है आरबीआई के पास, और वो आरबीआई उसके लिए प्रॉपरली गाइडलाइंस भी करता है, मॉनिटरिंग भी करता है उस हिसाब से वो उस चीज को, लेकिन ये चीज एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को लाना है तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचने चाहिए। ओके, तो इन फ्यूचर में भी 50 बीपीएस अगर यानी ग्रोथ कंपेरेटिवली नहीं सही होती है तो अगले 2 मंथ्स में फिर से जो आरबीआई की मीटिंग होगी तो उसमें हम फिर से 25 बीपीएस का रिडक्शन देख सकते हैं। ओके, और इस फाइनेंशियल ईयर में अकोमोडेटिव स्टैंस रहेगा। ये चीज है कि मेनली फोकस ग्रोथ रेट में रहेगा, क्योंकि ट्रेड वॉर कंटिन्यूसली चल रही है और इन्फ्लेशन भी कंपेरेटिवली बैलेंस आउट हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रख के ये चीज रहेगी भी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो अगर एक बार समरी देख ली जाए तो इस समरी के हिसाब से रेपो रेट अब हो गया 6% पे। ओके, पॉलिसी स्टैंस हो गया अकोमोडेटिव। ओके, सीपीआई इन्फ्लेशन है अराउंड 3.6। ओके, 3.6 और 3.8। ओके, एंड देन ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.2 से रिड्यूस होके 6.5 हो गया है, और क्रूड ऑयल का प्राइस जो था वो अभी 60 बैरल के अराउंड पे चल रहा है। बट जो की रिस्किंग एरिया है वो ट्रांसमिशन ऑफ टू द ग्लोबल स्पिल ओवर है, ट्रांसमिशन है, और ग्लोबल ही जो चैलेंजेस चल रहे हैं उस पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।